Hello everyone, welcome back in the costing class. तो we have started with the very important chapter material जो कि मैंने आपको बताया था पेपर में आना ही आना है, राइट? एंड इसके हमने दो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कवर कर लिए थे. वन वाज लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, सेकंड वाज EOQ, राइट? तो आज हम अपने लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे एंड बहुत कुछ नया नया फिर सीखेंगे, राइट? तो चलिए सबसे पहले हम क्लास में जाकर करते हैं अपनी वार्म अप एक्सरसाइज, क्योंकि उसके बिना ब्रेन जब तक गर्म नहीं होएगा ना तब तक चीजें अंदर घुसनी स्टार्ट नहीं होगी, राइट? तो चलिए फिर शुरू करते हैं. कल हमने कॉन्सेप्ट किया था EOQ का, दैट वाज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ये क्या था? ये था कि हमने जब भी ऑर्डर प्लेस करना है सप्लायर को, फोन उठाकर उससे बात करनी है कि सामान भेज दे, तो कितना सामान भेज दे ये हमें बताता था, राइट? एंड हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी परचेज के स्टेप में 3 तरह के खर्चे इन्वॉल्व होते हैं. एक तो गुड्स की अपनी परचेज कॉस्ट, एक होती थी ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक होती थी कैरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या था? चीज को मंगवाने का खर्चा, ऑर्डर प्लेस करने का एंड स्टोर्स तक पहुंचने का खर्चा. कैरिंग कॉस्ट क्या था? स्टोर्स में पड़ी चीज को संभालने का खर्चा, राइट? एंड इसमें हमने पढ़ा था कि कैरिंग कॉस्ट में हमारे पास ऑब्सोलिसेंस आ जाती है, देन रेंट आ जाता है वेयर हाउस का, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो कैपिटल टाई अप हो जाता है उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट गवाते हैं मनी के ऊपर, वो इसका पार्ट बनता है, राइट? एंड हमने पढ़ा था कि इसका एक साइंटिफिक फॉर्मूला है जो कि है √of 2 into A into O divided by C, where I made you understand this कि हमें अगर ये AOC की फुल फॉर्म्स को पूरी तरह से अपने दिमाग में अगर अच्छे से बिठा लिया तो हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है? तो ए हमारा क्या था? इट वॉज एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, राइट? तो एनुअल वर्ड पे फोकस करना है, एक रॉ मटेरियल पे फोकस करना है, ठीक? फिर उसके बाद ओ क्या था? दैट वाज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. पर ऑर्डर हमें सामान को ऑर्डर करने का कितना खर्चा आता है. एंड कैरिंग कॉस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें दो एस्पेक्ट कवर करने थे हमें. कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकालनी थी, राइट? एंड पर यूनिट पर एनम का मतलब क्या है? एक यूनिट को पूरा साल गोडाउन में संभालने का कितना खर्चा आता है, ठीक है? तो इससे हमें पता चल जाता था कि एक टाइम पर आपको कितनी क्वांटिटी मंगवानी है, ठीक? अब मान लीजिए मैं एक बिल्कुल रफ से एग्जांपल ले रही हूँ कि मेरे क्वेश्चन में पूरे साल की रिक्वायरमेंट है 1,20,000 यूनिट्स, ठीक है? एंड जैसे भी मेरे पास बाकी डाटा था, मेरा EOQ निकल के आता है 10,000 यूनिट्स, ठीक है? अब मैं इसी के साथ आपको नई चीजें भी ऐड ऑन कर रही हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है? तो एक हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर हमें वो निकालने को बोले तो हम लेमैन की तरह सोचेंगे कि पूरे साल में अगर हमने 1,20,000 मंगवाने हैं, एक बारी में हम 10,000 मंगा रहे हैं, तो इट मीन्स पूरे साल हमें कितने ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे? 12. ये तो हमें 12 तो पता चल जाता है कि एक महीने में 10,000, तो 12 महीने में 1,20,000. बस उसको प्रेजेंट कैसे करना है हमने प्रॉपर लिख के कि इट इज एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर्ड क्वांटिटी. मैं माइंड इट, मैं यहाँ पर कभी भी EOQ नहीं लिखती हूँ, क्योंकि ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स ये नहीं है कि फॉर्मूला सिर्फ EOQ लेवल पर है. ये आप अगर मैं बोलूँ मैंने 20,000 यूनिट्स मंगवाने, मेरी मर्जी है, तो बताओ मैं साल में कितने ऑर्डर प्लेस करूंगी? तो आप क्या मुझे नहीं बताओगे कि 6 ऑर्डर प्लेस करोगे? ठीक है, वहां पर मैंने EOQ थोड़ी लगाया. तो दिस इज A अपॉन ऑर्डर्ड क्वांटिटी एंड दैट कम्स आउट टू बी 12 ऑर्डर्स पूरे साल में होंगे. ठीक हो गया? चलिए यहां पर मैं आपसे एक और बात पूछती हूँ. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी माय फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर्स? मेरा क्वेश्चन सुनो. आई एम आस्किंग यू what will be the frequency of placing orders. अभी कल हमने ये वाला पॉइंट डिस्कस नहीं किया था, ये मैंने ऐड कर दिया है. अब इसके बारे में सोचो. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा? कितनी देर बाद मुझे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए. तो अगर साल में 12 ऑर्डर हैं तो आपके माइंड में आ गया होगा, मुझे पता है कि एक महीने बाद ऑर्डर प्लेस करना चाहिए. परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल ठीक है. तो इसका मतलब इफ आई एम आस्किंग यू द टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स, टाइम गैप बिटवीन
2 ऑर्डर्स, तो मतलब यही होगा ना कि कितनी देर बाद ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। तो आपने निकाल दिया 1 मंथ। अब 1 मंथ आया कैसे था? मैम ये तो हमें ऐसे ही पता चल गया कि 12 ऑर्डर है तो साल में महीने में 1 ऑर्डर हो गया। दिमाग चल जाता है लेकिन हमें उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता। नंबर तो एक्सप्रेशन के ही है ना। हम अगर सीधा यहाँ पर 1 मंथ लिख देंगे, उसको तो यही लगेगा ना कि आपने आगे वाले बंदे से कॉपी किया है, आपको खुद को नहीं पता। हमें उसको बता कर आना है। ईच एंड एवरी कैलकुलेशन शुड बी वेरी वेरी मच प्रेजेंटेबल टू द चेकर कि आपने खुद ये किया है। ठीक है, तो बिटवीन 2 ऑर्डर्स का मतलब, अब 1 मंथ आया कैसे? आपने पता है क्या किया? आपके माइंड ने 12 मंथ्स को 12 ऑर्डर्स के साथ डिवाइड किया है, तो आपके पास आ गया 1 मंथ। ठीक है, क्या किया है उसने? टाइम को ऑर्डर्स में डिवाइड कर दिया है। अब मैं बोलूं अगर मुझे डेज में बताओ, आप क्या करोगे? आप बोलोगे 30 डेज। मतलब मान लो अगर मैं 365 नहीं लेकर चलती, 360 डेज का ईयर लेकर चलती हूँ, राउंड ऑफ फिगर, तो आपके माइंड अगर मेरे को 30 डेज आंसर करेगा, तो मतलब पता उसने क्या किया? उसने 360 डेज को 12 से डिवाइड करके आपको बता दिया 30 डेज। ठीक है, माइंड कर जाता है लेकिन उसको समझाना नहीं आता। दिस इज द सिंपल वे। पूरे टाइम पीरियड को ऑर्डर्स में डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा कि इक्वल गैप कितना कितना है। तो हर महीने बाद, या कह सकते हो हर 30 दिन बाद अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो, अगर आप साल के 360 दिन मानते हो, क्वेश्चन आपको बता देता होता है अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, तो इससे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स जो है वो बता सकते हैं। ठीक हो गया? दिस वॉज अ न्यू पॉइंट विच आई कवर्ड हियर। एंड एक बात और, कई बार क्या होता है, मान लीजिए अब मेरा यही क्वेश्चन था, ए था 1,20,000 kgs। ठीक है, एंड मेरा जो EOQ की कैलकुलेशन निकल कर आई ना बाय चांस, वो आई 7,000 kg। कि आपको 7,000 kg एक उसमें ऑर्डर में मंगवानी चाहिए। अब अगर मैं आपसे ना पूछूं कि बेटा मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बता दो, क्या आएंगे? तो आप क्या करोगे? आप 1,20,000 को 7,000 से डिवाइड करोगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पर तो ये राउंड ऑफ फिगर आ ही नहीं रही। डिवाइडेड बाय 7,000 करोगे तो यू विल गेट 17.143, राउंड ऑफ करी मैं, ऑर्डर्स। अब क्या आप सोच सकते हो कि 17.143 ऑर्डर्स मतलब ये क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। हाँ, 17 ऑर्डर्स तो समझ आती है कि 17 बार आपको उस पर्सन को फोन करना पड़ेगा। ये 0.1843 रह गया है ना। अब ये क्या है? क्योंकि ये फिगर ही ऐसी थी जो कि क्लियर कट कैंसिल नहीं हुई एक दूसरे के साथ, तो इट मीन्स 17 ऑर्डर्स में आपका सामान आएगा नहीं। आप नोट करो, अगर मैं 17 ऑर्डर्स करती हूँ 7,000 kgs के लिए, तो मेरे पास कितना सामान आएगा? 17 इंटू 7,000, आपके पास 1,19,000 kgs रिसीव होंगे। बाकी 1,000 रह जाएगा। वो 1,000 क्या है? वो इस ऑर्डर में आना है। ठीक है, अब बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे मैंने बोला आपको कि आपको खर्चे पड़ते हैं ऑर्डर करने के, तो एक ऑर्डर का भी उतना खर्चा, पार्शियल ऑर्डर का भी उतना ही खर्चा होता है। तो कभी ऑर्डर जो है वो हम डेसिमल्स में नहीं लेंगे। ठीक है, पहले तक मैं आपको ये भी क्लियर बता देती हूँ कि पहले तक ये कंफ्यूजन हमेशा रहती थी कि न पार्शियल ऑर्डर को भी हम ऐसे ही लेकर चल पड़ते थे, क्योंकि हम ये मानते थे कि अगर सामान कम आया है तो फ्रेट भी तो कम लगेगा। पॉइंट नोट करो, कहाँ मैं 7,000 किलो मंगवा रही हूँ फ्रेट पे करके, है ना उसका, तो कहाँ मैं जस्ट उसका 1,000 kg मंगवा रही हूँ, फर्क होगा। लेकिन उन्होंने आपके इस फ्रेश मॉड्यूल में इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया है, डेसिमल वाले। अब जितने भी क्वेश्चंस में डेसिमल में ऑर्डर्स आते हैं, तो वहां पर दे आर टेकिंग राउंड ऑफ फिगर एज 18। जैसे अब आप, अगर आपके पास ऐसी फिगर आएगी तो आप बोलोगे 18 ऑर्डर्स का मुझे खर्चा पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्डर्स को अब राउंड ऑफ करना है। अब आपको डेसिमल्स में उनको कंटिन्यू नहीं करना, नीचे आपको नोट देना है इसके लिए स्पेशली कि वी हैव राउंडेड ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्डर्स एज दे कांट बी इन डेसिमल्स।
ठीक है, तो सिंपल आप लिख के आना, क्योंकि आपकी जो मतलब आंसर की होती है वो मॉड्यूल के हिसाब से बनती है, तो इसलिए हम वही करेंगे जो कि हमें कोई भी मतलब घर आकर कोई टेंशन ना हो पेपर देने के बाद कि मैं ऐसे कर आया, मैं वैसे कर आया। तो हमें पता है कि मॉड्यूल जो है वो ये सिस्टम फॉलो करता है, वो डेसिमल्स को राउंड ऑफ कर देता है, हम भी कर देंगे, लॉजिकल तो है ही है, ठीक है ना। कि पार्शियल ऑर्डर अगर मैं उसमें मैं टेलीफोन के चार्जेस डाल रही हूँ, तो टेलीफोन तो चाहे मैं मुंह से 1000 क्वांटिटी बोलूँ या मैं 7000 बोलूँ, मुझे तो खर्चा उतना ही आएगा ना, है ना। तो ये क्या लो, एक डिबेटेबल सा पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पर अब आप एक चीज क्लियर कर लो कि व्हेन नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल कम इन डेसिमल्स यू विल टेक द नेक्स्ट हायर फिगर। एक और पॉइंट, अब आपके दिमाग में क्या आया होगा कि मैम हम ये पॉइंट 143 है, हमने इसको 18 कर दिया, क्या हम 17 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये 0.5 से नीचे है। तो बेटा आपके सामने है, अगर आप 17 लोगे तो 17 ऑर्डर से आपके पास 1,19,000 क्वांटिटी रिसीव होगी, 1000 नहीं होगी, ठीक है। तो 1000 के लिए आपको 18वां ऑर्डर प्लेस करना ही पड़ेगा, राइट। तो हमेशा हमने आगे ही जाना है। Got it? So this was another point worth discussion with you people in this concept. ठीक है, फिर हमने एक लास्ट एस्पेक्ट जो किया था वो ये था कि नो डाउट EOQ लेवल सबसे बेस्ट है, बट ये आंसर हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड तब होगा व्हेन देयर इज नो डिस्काउंट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन। अगर डिस्काउंट क्वेश्चन हुआ, डिस्काउंट वाला पार्ट हुआ, तो हमें दोनों को पूरा का पूरा कंपेयर करना है, क्योंकि हो सकता है डिस्काउंट वाली ऑप्शन सस्ती पड़े, ठीक है। तब हमें ब्लाइंडली EOQ पर अपनी स्टैंप नहीं लगानी, ठीक। एक और पॉइंट क्या है, देखो कई बारी ना क्वेश्चन ने जैसे आपसे पूछना है कि फाइंड आउट द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो जब वो पूछता है टोटल एनुअल कॉस्ट, तो इसका मतलब हमने इसमें परचेज कॉस्ट ऐड करनी है। ये भी ना आप स्टार लगाकर लिख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसमें भी पेपर में कंफ्यूजन हो जाती है। एक हमने इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐड करनी है सॉरी, एक हमने इसमें कैरिंग कॉस्ट ऐड करनी है, ठीक है जी। अब परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, दिस ऑल विल बिकम ऑफ टोटल एनुअल कॉस्ट या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कई बार वो आपसे पता है क्या पूछता है, फाइंड आउट टोटल रेलिवेंट कॉस्ट। अब ये वर्ड जब वो लगा देता है तो रेलिवेंट कॉस्ट, हमने रेलिवेंट क्या होता है, कई बार कोई डिस्कशन करते हैं ना, तो डिस्कशन आउट ऑफ द वे चली जाती है, तो हम लोग बोलते हैं कि यार रेलिवेंट बात करो। तो रेलिवेंट क्या होता है, मुद्दे की बात करो। अब हमने ये कल चीज देखी थी व्हेन वी कंपेयर द टू ऑप्शंस कि नॉर्मल सिचुएशन में अगर डिस्काउंट नहीं है तो परचेज कॉस्ट का कोई रोल नहीं आता डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज परचेज कॉस्ट वाज सेम अंडर द 3 सिचुएशंस व्हिच वी टुक यस्टरडे, राइट। तो इट मीन्स अगर मैं डिसीजन ले रही हूँ कि शुड आई प्लेस EOQ लेवल ऑर्डर और शुड आई प्लेस माय ओन क्रिएटेड असम्पशन ऑर्डर, तो डिसीजन मेकिंग में मुझे कौन सी फिगर ने हेल्प किया था, ऑर्डरिंग कॉस्ट ने एंड कैरिंग कॉस्ट ने, क्योंकि परचेज कॉस्ट तो सारी सिचुएशंस में सेम थी। तो इसका मतलब अगर वो आपसे रिलेवेंट कॉस्ट पूछता है ना, तो यू विल बी सिंपली टेलिंग हिम ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, बिकॉज इन्हीं दोनों खर्चों के कारण हमारी टोटल कॉस्ट में फर्क पड़ता है। तो रेलिवेंट वर्ड में सिर्फ ये दोनों आएंगी, तब परचेज कॉस्ट ऐड नहीं होगी, ओके जी। फिर से वही बात, अगर डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आया, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में उसने रेलिवेंट कॉस्ट पूछी, तो परचेज कॉस्ट भी इसका पार्ट बन जाएगी, क्योंकि डिस्काउंट में हमारी परचेज कॉस्ट भी अफेक्ट होती है, ओके जी। तो आई होप आई एम क्लियर एट दिस पॉइंट ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया। तो ये था हमारा EOQ का कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको एक और पॉइंट बताने वाली हूँ, वो क्या है, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला। मैम ये कहाँ से आ गए इस टॉपिक में, एवरेज स्टॉक, ये सुना वर्ड है ना। लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री में हमने एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला किया था, वहां पर हमने क्या समझा था कि ये देखो, ये हमारा कंटेनर था, इसका एक मैक्सिमम लेवल था,
इसका एक रीऑर्डर लेवल था, समवेयर हियर हमने सेट करना होता है इसको, ताकि हमारे पास कंजम्पशन के लिए कुछ सामान बचा भी रहे। एक था मिनिमम लेवल, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया था कि मैक्सिमम से ऊपर हम जाते नहीं हैं, मिनिमम से नीचे हम रहते नहीं हैं नॉर्मल रूटीन में, ठीक है, जिसका नाम है मिनिमम लेवल है। तो हमारे पास ऑन एन एवरेज कितना सामान पड़ा होता है, तो हमने इस एवरेज स्टॉक का एक वर्जन किया था, वो क्या था, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। यस मैम, यस मैम, याद आ गया, वेरी गुड। अब इसका एक और वर्जन है, अब आप ध्यान से देखना, एवरेज स्टॉक का एक और वर्जन है। फिर से हम वर्डिंग पर जाते हैं। एवरेज स्टॉक होता क्या है, एवरेज है ऑन एन एवरेज, ठीक है, इन नॉर्मल डेज आपके पास स्टोर में कितना सामान पड़ा रहता है। अब देखो, ये जो मिनिमम लेवल है देखा जाए तो ये तो आपको 365 डेज गोडाउन में नजर आना ही आना है, क्योंकि इससे नीचे तो हम जाने की बात ही नहीं करते। हाँ ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशंस में जाना पड़े तो बात डिफरेंट है, लेकिन हम फिर से वही बात है, एबनॉर्मेलिटी को कॉस्टिंग में काउंट नहीं करते। तो इट मीन्स मुझे पूरा साल गोडाउन में मिनिमम लेवल तो दिखना ही दिखना है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 100 kg का सामान अपने मिनिमम लेवल में रखा हुआ है, कोई भी रॉ मटेरियल है मेरा, तो इट मीन्स पूरा साल मुझे 100 किलो नजर आने ही आने हैं, ठीक है। अब प्लस सिर्फ ये तो नहीं कि यही नजर आने हैं, प्लस अब ऊपर वाले डब्बे में क्या हो रहा है, इसमें सामान आता है, इशू हो जाता है, आता है, इशू हो जाता है, राइट। एंड आता है, इशू हो जाता है। कल हमने कॉन्सेप्ट किया था कैरिंग कॉस्ट का, उसमें हमने क्या किया था, हमने किया था कि ऑर्डर्ड क्वांटिटी जो आती है उसमें से हम एज्यूम करते हैं कि सिर्फ हाफ ही उसका हमारे गोडाउन में पड़ी रहती है, बाकी की इशू हो जाती है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड क्वांटिटी का हाफ हम मानते हैं कि इस लेवल में घूमता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो इसका मतलब बस यही हो गया ना, कंप्लीट वर्जन। मिनिमम लेवल पूरा टाइम मुझे दिखेगा, इस बाकी के ऊपर वाले एरिया में सामान रोटेशन पर चलेगा। एंड रोटेशन हम मानते हैं सामान आना कहाँ से, ऑर्डर क्वांटिटी आप रिसीव करोगे, तो ऑर्डर क्वांटिटी का हाफ हमारे पास पड़ी रहती है, ठीक है। तो दिस इज अनदर वर्जन ऑफ द फॉर्मूला एवरेज स्टॉक, ठीक है। तो अब एक बात यहाँ पर ध्यान में क्या रखनी है, इसमें हमने ये जो लाइन है ना, डिवाइडिंग लाइन, इसको बड़ा नहीं करना, मिनिमम लेवल के नीचे इसको ड्रॉ नहीं करना, क्योंकि अगर आपने गलती से इसको ऐसे बना दिया तो होगा क्या, वो सारी की सारी फिगर डिवाइड बाय 2 हो जाएगी, जो कि हमें इस वर्जन में नहीं करनी, ठीक है। तो इसमें मिनिमम लेवल की एक अपनी जगह है, ये 100 किलो पूरा साल 100 किलो की कैरिंग कॉस्ट खाएंगे। एंड ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो घूमती रहती है, इसलिए हम इसका हाफ लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये वर्जन है। अब आपको याद होगा हमने एक बैक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको एवरेज स्टॉक के 2 आंसर्स मिल रहे हैं, तब तक हमने ये वाला फॉर्मूला किया था। आज आप मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी बता देती हूँ, अब आप जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब हमें दूसरा वर्जन इसका समझ में आ गया है। लेट मी टेल यू द क्वेश्चन, वो कौन सा था, जस्ट 1 मिनट दोगे मुझे आप। So that was, I think, question number 4, बैक क्वेश्चन नंबर 4 में एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए उसने पूछा था। एंड इसको अब आप नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 बैक प्रैक्टिकल वाला, इसका 4th पार्ट। अब आप इसको करके देखना, अब आप पता चलेगा कि इसका सेकंड वर्जन अब क्लियर है, ठीक हो गया। तो अब देखो, जब हमने ईओक्यू कॉन्सेप्ट में कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन की थी, तो अब आप सोचोगे कि मैम हमने तो ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनएम कर दिया था। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये वर्जन, ये जो ईओक्यू का फॉर्मूला है, इसकी बेसिक असम्पशन ये है कि यू आर नॉट मेंटेनिंग एनी
मिनिमम स्टॉक। ठीक है, इसीलिए ये सिंपल सा फॉर्मूला बना है, क्योंकि मिनिमम लेवल तो आपके पास हमेशा रहना ही है। ये तो आपके डिसीजन मेकिंग में कोई असर डाल ही नहीं रहा। मुद्दा तो ऊपर वाले एरिया में घूमने का था ना। ठीक है, तो मिनिमम लेवल पर तो पूरे साल खर्चा पड़ना ही है, इससे ईओक्यू के डिसीजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, समझ गए ना बात? राइट, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। मतलब इतनी डिस्कशन करते करते भी हम कितनी कर गए, राइट? चलिए, so this was all about EOQ. Now we will be moving on to the next concept, जो कि बड़ा मजेदार है, जिसका नाम है नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। पहले हम इसको समझेंगे, क्योंकि अगला टॉपिक शुरू करने से पहले आई वांट यू टू हैव अ ग्रिप ऑन दीज टू एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस मैम वो होता है जो अनअवॉइडेबल होता है, जो कि होना ही होता है ना? मतलब इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट ही ऐसा होता है जिसके कारण हमें लॉस हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कोई बंदा है, उसका कोई केमिकल का काम है। ठीक है, उसको केमिकल्स चाहिए होते हैं अपनी फिनिश गुड को बनाने के लिए। तो वो केमिकल्स की नेचर ऐसी है कि हीट के कारण दे गेट इवेपोरेटेड। ठीक है, उनकी इवेपोरेशन हो जाती है, तो उनमें से उनकी क्वांटिटी का लॉस हो जाता है। अब इस केस में वो क्या है? नॉर्मल लॉस। ठीक है, अगर आप पूरा ध्यान भी रख रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपने उनको अच्छे एनवायरनमेंट में ठंडे में रखा हुआ है ताकि हीट इनको ना मिले, ताकि इवेपोरेट ना हो, तब भी जो टाइम गैप होता है जब आप सप्लायर से लाए, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हीट पड़ी ट्रक्स के ऊपर, उनमें से लॉस हुआ, तो ये चीज़ें तो अनअवॉइडेबल है ना, राइट? तो वो होता है नॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस, अब मैं इसको लिख देती हूँ। नॉर्मल लॉस किसके कारण हो गया? जैसे इवेपोरेशन हो गई, ठीक है। फिर एक नॉर्मल सी कह लो कि डिटीरियोरेशन हो जाना चीज़ का। नॉर्मल, हर चीज़ नॉर्मल लेवल पर रखनी है, नॉर्मल डिटीरियोरेशन होना। एबनॉर्मल लॉस में क्या आ जाता है आपका? कुछ भी एबनॉर्मल, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, सामान ही चोरी होगा गाड़ी से, लॉस बाय फायर हो गया। ठीक है, तो ऐसी चीजें जब आपकी अनयूजुअल वे में होती हैं तो दीज आर एबनॉर्मेलिटीज। तो जिनका ट्रीटमेंट अलग है, इनका ट्रीटमेंट अलग है। अब समझते हैं कस्टमर इन दोनों में से क्या बियर करेगा। हम बोल तो देते हैं कि कस्टमर विल बियर नॉर्मल लॉस, ही विल नॉट बियर एबनॉर्मल लॉस, बट इसको मैथमेटिकली, न्यूमेरिकली हम प्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लीजिए मैं इसको समझाती हूँ टोमेटोज की एग्जांपल से। ठीक है, टमाटर से हम इस पूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मान लीजिए कोई वेजिटेबल सेलर है, वेंडर है, वो क्या करता है, सुबह सुबह सब्जी मंडी जाता है एंड सिर्फ टमाटर ही बेचता है वो। तो 100 किलो ज़्यादा हो जाएगा, 10 केजी टमाटर वो मंडी से लेकर आता है, मान लीजिए एट द रेट ऑफ ₹10 पर केजी। वैसे तो टमाटर 30 रुपए के आसपास है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशंस आई एम टेकिंग 10 रुपीज़। ठीक है, तो वो इस पे लेकर आता है एंड ये जो वेंडर है ना, ये दिल का बड़ा ही साफ है। मतलब ये सिर्फ अपने दिन को पास करने के लिए ये काम करता है। ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेचता है। लेट मी टेक दिस केस सो दैट जो फोकस है लॉस को समझाने का, वो प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करके कहीं खो ना जाए। हमने चीज को समझना है। वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करता है। अब जब ये टमाटर लेकर आता है ना सब्जी मंडी से, तो इसको पता होता है कि जब तक मैं अपने एरिया में पहुंचूंगा, ठीक है, तब तक इनमें से 1 किलो टमाटर है ना मेरे, वो खराब हो जाएंगे। जैसे क्योंकि वो साइकिल पे जाता है, उसको झटके लगते हैं, टमाटर का जो 10 किलो पैकिंग ऐसी है कि वो टमाटर नीचे वाले जो है उनके ऊपर वेट पड़ जाता है, वो गल से जाते हैं, वो लोग उनको बाय करना पसंद नहीं करते। ठीक है, क्योंकि ये पेरिशेबल कमोडिटी है। अब इसका मतलब इन 10 केजीज में से 1 केजी टोमेटोज जो हैं
वो वर्थ सेलिंग एट नॉर्मल रेट नहीं रहते, ये खराब हो जाते हैं। एंड इसको ये पता है, ये रोज का काम है इसका, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको हमें डील कैसे करना है। अब जब ये 10 kg टमाटर्स एट द रेट ऑफ 10 लेकर आया, तो ये पॉकेट में से कितना खर्चा करके आया? 100 रुपए, ठीक है। अब अगर इसके 1 किलो खराब हो जाते हैं, तो इसका मतलब इसको बेचने के लिए इसके पास क्वांटिटी कितनी बची? 9 kg। बेचने के लिए क्वांटिटी बची 9 kg। अब जैसे मैंने आपको बताया, ही विल बी वर्किंग एट नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपको लगता है कि अब ये 9 किलो टमाटर को जिस प्राइस पे लेकर आया था 10 रुपए के हिसाब से, तो 10 रुपए ही बेचेगा? नहीं ना, क्योंकि अगर ये 10 पर बेचेगा तो इसकी पॉकेट में आएंगे कितने? 90। गए कितने? 100। ये तो लॉस पे काम कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब इसके दिमाग में एक ही बात है कि मैं 100 रुपया खर्च के आया हूं, मुझे ज्यादा ना सही कम से कम 100 तो वापस मिले ना। तो इसका मतलब इसको रिटर्न कितनी चाहिए? पूरी 100 की, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसका मतलब अब ये 9 kg की क्वांटिटी को 100 रुपये बेचेगा, मतलब 100 रुपये टोटल पे बेचेगा। तो ये पर केजी का रेट क्या डिसाइड करेगा? तो 100 डिवाइडेड बाय 9, तो इट विल बी 111.11। तो ये 11 रुपये 11 पैसे पर केजी का 1 किलो भी अगर डिसाइड करे, तो इसके 100 रुपये कहीं जाकर पूरे होंगे, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि ये 1 किलो किसी काम नहीं आते, ठीक है। पहले दिन ऐसा होगा, दूसरे दिन ऐसा होगा, तीसरे दिन ऐसा होगा, तो ये अपने आराम से नो प्रॉफिट नो लॉस पे अपनी दिन को पास करके घर शाम को चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक दिन क्या हुआ? अचानक से इस टमाटर बेचने वाले का छोटा सा बच्चा था, उसने जिद पकड़ ली। वो कहता, पापा आज मुझे छुट्टी है, मैंने स्कूल नहीं जाना, तो मैं आपके साथ चलता हूँ। ठीक है, ये ले गया उसको। अब पहले जब ये सुबह उसको मंडी लेकर गया बच्चे को अपने साथ, तो 10 किलो टमाटर इसने फिर से खरीदे। मंडी में वही रेट था 10 रुपए का, तो ये 100 रुपए के टमाटर ले आया। एक सेकेंड, 10 kgs इंटू 10, ये 100 रुपए के टमाटर ले आया, ठीक है। अब जब ये वापस अपने एरिया जहां पर इसने सेल करनी थी वहां तक पहुंचना था ना इसने, तो वो साइकिल पे था। तो 1 किलो तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे पॉलिथिन्स में से एज यूजुअल खराब हुए होंगे, लेकिन इसका बच्चा बैठा था पीछे, वो पीछे से ना बैग्स को टांगे मारी जा रहा था। अब हुआ क्या कि टमाटर हो गए ज्यादा खराब। अब जब ये बेचारा उतरा, जब मतलब इसने टमाटर अपने सजाने शुरू किए, तो इसने देखा कि यार आज तो 3 किलो टमाटर खराब हुए हैं, वो तो गले हुए हैं बिल्कुल, उसने पैर मार मार के उनका जूस निकाला हुआ था। अब क्या होगा? अब ध्यान से सोचना। अब जब ये 3 किलो टमाटर तो हमारे हो गए खराब, तो इट मीन्स बेचने के लिए बचे 7 किलो, ठीक है। अब इसके दिमाग में फिर से यही आया कि मैं तो 100 रुपया खर्च के आया हूं, तो 100 रुपया तो मुझे रिकवर करके जाना ही जाना है। तो अब ऐसा करते हैं कि प्राइस रख देते हैं 7 किलो, 100 रुपये डिवाइड कर देते हैं 7 रुपये में। तो आज मैं टमाटर बेचूंगा 14.28 के पर केजी। अब जो भी कस्टमर आएगा उसको 14.28 रुपये के हिसाब से मैं टमाटर बेचूंगा, मैं घर पूरा 100 रुपया वापस लेकर चला जाऊंगा। अब जब एक लेडी इसके पास आई, उसने बोला भैया टमाटर कितने के? इसने बोला आज बहन जी 14.28 रुपये के है। वो तो हक्की बक्की रह गई, वो कहती इतनी इन्फ्लेशन आ गई अचानक से, ये कैसे हो गया? तो अब ये क्या इसको बता सकता था कि बहन जी मेरे बेटे ने टमाटर खराब किए हैं और मैं आपसे इसके पैसे चार्ज कर रहा हूँ? नहीं ना। वो जैसे ही 14.28 रुपये सुनेगी, वो अगली दुकान के पास जाएगी, अगले बंदे के पास जाएगी, क्योंकि सब इकट्ठे बैठे होते हैं सब्जी बेचने वाले, तो उससे जाकर पूछेगी। तो मान लीजिए उस बंदे का भी ये सारा सेम केस था, कॉम्पिटिटिव मार्केट थी, वो भी 11.11 पैसे पे बेचता था। अब इसका बच्चा तो घर पे था, इसके बच्चे ने टमाटर खराब नहीं किए। अब जब ये 11.11 पैसे का उस आंटी को रेट कोट करेगा, तो आंटी तो उससे ले जाएगी, इसका कस्टमर खराब हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो बोलेगा कि आपने तो लूटना शुरू कर दिया है ना। हम ऐसी बातें करते हैं ना। तो इसके पास इसके बेचारे के 7 क्या छोड़ो 1 किलो भी नहीं बिकना, ठीक है, क्योंकि इसका रेट ज्यादा हो गया मार्केट में।
तो अब हमें कुछ कुछ पिक्चर क्लियर हुई कि इसका प्राइस जो है ये इन्फ्लेट किसके कारण हो गया, इसका प्राइस इन्फ्लेट हो गया एबनॉर्मल लॉस के कारण। ठीक है, अगर इसके टोटल 3 किलो खराब हुए हैं तो 1 किलो के लिए तो ये प्रिपेयर्ड ही था, लेकिन इसका एक्स्ट्रा कितना हुआ खराब, 2 किलो। तो 2 किलो अब इसको खुद को बियर करने चाहिए थे। आज ये कस्टमर को चार्ज करके इसने गलती कर दी, इसने सारे अपने कस्टमर्स खराब कर लिए। ठीक है, तो अब इट मीन्स इस केस में भी व्हेन वी विल बी गिवन कि मान लीजिए 10 kg आपकी इनपुट थी एंड जो नॉर्मल लॉस था वो 10% है। अब क्वेश्चन आपको पूरा बताएगा, इफ 10 kg इज द बॉट क्वांटिटी ही विल से 10% इज द नॉर्मल लॉस। ठीक है, बट ड्यू टू सम एक्सट्रीम कह लो सिचुएशन 2 kgs वर एबनॉर्मल लॉस। अब आपको रेट बताना है, तब आप क्या करोगे, आप 10 kg में से सिर्फ और सिर्फ किसको माइनस करोगे, नॉर्मल लॉस को, दैट इज 1 kg। तो आप 9 kg के बदले कितने पैसे चार्ज करोगे, पूरा 100 रुपया। तो फिर से आपको लगे 1 kg का रेट, दिस बाय 9 11.11। अब जब हम डे के एंड में हिसाब किताब लगाएंगे तो ही विल से कि मेरी पॉकेट में टोटल रिकवरी कितनी हुई है। तो टोटल रिकवरी इसकी 7 किलो के बदले इतनी हुई है 77.77, क्योंकि इसके ये वाले 2 किलो तो बिल्कुल खराब हो गए। ठीक है, तो इसको अब इसका इतना हुआ, ठीक है ना, 100 रुपीज ये खर्च किया आया था। इट मीन्स इसका जो एब नॉर्मल लॉस है वो कितना हो गया, तो एब नॉर्मल लॉस 2 kgs इंटू 11.11 दैट इज 22.22। अब राउंड ऑफ यहाँ पर 2 करके यहाँ पर 2.73 कर देती हूँ। ठीक है, तभी 100 बनेगा। ओके जी, तो अब ये एबनॉर्मल लॉस है, ये कॉस्टिंग में कहीं डील नहीं होता, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको फाइनेंस मैनेजर डील करेगा इन हिज ओन P&L। फाइनेंस मैनेजर अलग P&L बनाता है, कॉस्ट अकाउंटेंट अलग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाता है, दोनों के प्रॉफिट्स डिफर करते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं जो कॉस्ट अकाउंटेंट डालता ही नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो जब भी एबनॉर्मल लॉस आए हमें उसको क्वांटिटी से माइनस नहीं करना, हमें उसको कोई इफेक्ट ही नहीं देना। ठीक है, मतलब एक तो होता है ना हमें चीज समझ आ गई तो मैम अब ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो आप देखो ट्रीटमेंट मेरा बिल्कुल वही था, मैंने 10 में से सिर्फ नॉर्मल लॉस माइनस किया एंड 9 kg का पूरा खर्चा डाल दिया। ठीक है, चाहे मुझे पता था कि 2 किलो तो मेरे बिकने नहीं है, लेकिन फिर भी टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ईच डे हमने सिर्फ किसको माइनस करना है, नॉर्मल लॉस को, क्योंकि नॉर्मल लॉस हर दिन होता है। ठीक है, जहां तक देखोगे आप तो कहीं भी आपको 2 kg का कोई ट्रीटमेंट नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर वो लॉस निकालने को बोले तो हमें यहाँ पर पता चलेगा कि 2 किलो के बदले हमें 11.11 आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आए, तो हमारी टोटल जो 22.22 की रिकवरी थी वो नहीं हुई, वो मेरा नुकसान हो गया। तो इसको हम फाइनेंस मैनेजर को दे देंगे कि तू देख इसका क्या करना है, हमने अपनी बुक्स में इसको नहीं डालना। ठीक है जी, तो आई होप आई एम क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लेट मी गिव अ ब्रेक टू द वीडियो नाउ बिफोर आई बिगिन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद अनदर प्रैक्टिकल टॉपिक ऑफ योर चैप्टर मटेरियल, दैट इज परचेज कॉस्ट। हमने इतनी सारी बातें जो की हैं अब वो हमारे काम आएंगी। ठीक है जी, एंड इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमें मटेरियल को परचेज करने का कितना खर्चा आता है। अब मटेरियल को परचेज करने में फिर आप वो सोचोगे कि मैम जो हमें दुकानदार रेट बोल देता है, जिस प्राइस पर वो हम उसको बिल पे करके आते हैं, वही तो हमारी परचेज कॉस्ट होती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी आपने बिल नोटिस किया है, बिल में होता क्या क्या है। बिल में बेसिक एक आपकी मटेरियल की कॉस्ट होती है कि जी इतने की चीज है। ठीक है, फिर उसके ऊपर आपको वो टैक्सेस लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप इंडिया के अंदर की बात करो तो जीएसटी बिल में लगा होता है। अगर आप फॉरेन से कहीं सामान शिपिंग करवाओ तो उसमें कस्टम ड्यूटी लग जाती है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। फिर अगर रास्ते में आपने इंश्योरेंस करवाई चीज़ों की, है ना, फ्रेट इंश्योरेंस होती है, वो करवाई,
फिर उसके बाद अगर आप जो अपने फ्रेट पे करना है, जो कैरेज इनवर्ड हमारा है, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं ना कि कैरेज इनवर्ड बिकम्स पार्ट ऑफ परचेज कॉस्ट, ठीक है, ये हो गए। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आपके या हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, इंश्योरेंस हो गई, टैक्सेस हो गए। फिर अगर आप रेलवेज के थ्रू आ रहे हो तो रेलवे फ्रेट हो गया, उनके कोई अलग चार्जेस, कोई हैंडलिंग चार्जेस हो गए चीज़ों के, तो ये लोडिंग अनलोडिंग हो गई, है ना, हैंडलिंग चार्जेस। फिर आप जब सामान लोड करवाते हैं कहीं हरी हैवी, तो लेबर लगती है आपको, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस। तो ये सारे खर्चे तब तक के होते हैं जब तक के सामान आपकी प्रीमाइसेस के अंदर स्टोर तक पहुंच नहीं जाता, ठीक है। तो सिर्फ एक ये नहीं है कि यही हमारा खर्चा है, ये अल्टीमेटली जो इसका सम टोटल निकलेगा तो हम बोलेंगे दिस इज द टोटल मटेरियल कॉस्ट। एंड इसको जब हम यूनिट से डिवाइड करेंगे तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट यहां से निकल के आती है इतने सारे स्टेप्स से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि खर्चा दिया होगा, आपको बस उसको फिट करना होता है, ऐड करना है, लेस करना है, क्या करना है, क्वेश्चन देखते ही यू विल हैव अ होल ग्रिप ऑन दैट। आप बोलोगे ये तो मैम हमें पता चल ही गया करना क्या। तो उसके लिए आप ओपन करो अपनी बुक का पेज नंबर 2.14 एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस इलस्ट्रेशन 1 विद यू नाउ, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो कहता है एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑफ केमिकल्स ए एंड बी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब आपको कोई कंसाइनमेंट है केमिकल्स की, आपने मंगवाई है, तो उसका आपको बेसिक डाटा वो दे रहा है। केमिकल ए 10,000 kgs एट द रेट ऑफ 10, बी 8,000 kgs एट द रेट ऑफ 13 पर kg। बेसिक कस्टम ड्यूटी लगी है 10% एंड साथ में लिखा हुआ है क्रेडिट इज नॉट अलाउड। ये चीजें जैसे हमने जीएसटी में पढ़ी थी ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये कस्टम ड्यूटी में भी होता है। एंड इसने साफ लिखा हुआ है क्रेडिट इज नॉट अलाउड। फिर उसके बाद इसने रेलवे फ्रेट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट आ गई। फिर नीचे कहता अ शॉर्टेज ऑफ 500 kgs in chemical A and 320 kg in chemical B is noticed due to normal breakages. Mind the word normal breakages. You are required to compute the rate per kg of each chemical, assuming a provision of 2% for further deterioration. ठीक है, इतना सामान खराब हुआ है वो बता दिया, अभी 2% और खराब होगा ये भी बता दिया, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपको पर केजी ऑफ ईच केमिकल, तो वर्डिंग पे जाते हैं। हमारा टारगेट क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेट पर केजी ऑफ ईच केमिकल। तो इट मीन्स ईच केमिकल में मुझे ए एंड बी को सेपरेट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें ऊपर सबसे पहले जब भी कोई टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन करना है उसके ऊपर आनी चाहिए आपकी हेडिंग। अभी हम क्या कर रहे हैं, अब हम बना रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ रेट पर केजी। जो कर रहे हो बस वो ऊपर लिख दो, इसको ना लिखने के नंबर कटते हैं, एक एक नंबर आपका प्रेजेंटेशन का कट जाता है। लिखने का अकेला, अगर मैं ऐसे लिख के बस फॉर्मेट छोड़ दूं तो कोई नंबर नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ गई आपकी बेसिक परचेज कॉस्ट, ठीक है। तो ये कितनी होगी, 10,000 kgs एट द रेट ऑफ 10, तो ये आ गई आपकी 1 लाख। यहां पर आपकी आ गई 1,04,000 इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आ गया बेसिक कस्टम ड्यूटी। पहले पढ़ समझ लेते हैं ये आएगा या नहीं आएगा। उसने बोला क्रेडिट इज नॉट अलाउड, क्रेडिट नॉट अलाउड, कॉस्ट का पार्ट बनेगा, रिवर्स हो जाता है ना। तो इट मीन्स बेसिक कस्टम ड्यूटी को मैं अपनी कॉस्ट में ऐड करूंगी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब उसने लिखा हुआ 10% एंड कस्टम ड्यूटी जो है वो हमेशा वैल्यू पर लगती है। तो 10% का मतलब 1 लाख के बिल के पीछे 10,000 ये कस्टम ड्यूटी हो गई, इसके पीछे 10,400 हो गई, टोटल 20,400 ऑटोमेटिकली बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेंशन करना 10% ऑन परचेज कॉस्ट, ठीक हो गया। इसके बाद आ गया हमारे पास रेलवे फ्रेट। तो फ्रेट है तो ये भी हमारे खर्चों में ऐड होगा, रेलवे फ्रेट। अब रेलवे फ्रेट का क्या पॉइंट है, इसने आपको दिया हुआ है टोटल में,
अब मुझे तो चाहिए बाइफरकेशन, क्योंकि ए भी मंगवाया बी भी मंगवाया। अब आप सोचो, जो फ्रेट है वो, देखो दो ही चीजें मेरे पास, एक क्वांटिटी है, एक वैल्यू है उसकी। तो फ्रेट क्वांटिटी पर लगेगा या वैल्यू पर? मैम फ्रेट थोड़ा सा डाउटफुल हो रहे हैं, होने की जरूरत ही नहीं है, फ्रेट हमेशा क्वांटिटी पर लगेगा। सोचो जब आप रिक्शा करते हो तो एक सवारी के चार्जेस और दो सवारी के चार्जेस में फर्क होता है ना। तो मतलब अगर आप मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन की मैं बेस्ट एग्जांपल लेती हूँ, अगर आप 1 kg गोल्ड लेकर ला रहे हो तो शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो 1 kg तो काफी कम क्वांटिटी हो गई। तो अगर आप गोल्ड लेकर जा रहे हो, चाहे वो 10 किलो हो चाहे 50 किलो हो, तो भी वो कितना कम होगा कि किसी को दिखाई नहीं देगा। लेकिन यही अगर आप आयरन स्टील मेटल्स की बात करो तो उनमें वेट कितना होगा, है ना। तो जो कैरेज होती है वो हमेशा क्वांटिटी पर लगती है, वैल्यू पर नहीं लगती है चीजों की। ठीक है, चीज कितनी महंगी है फ्रेट उस पर डिपेंड नहीं करता। तो अब मुद्दा उठा कि अब 3840 किस पर डिपेंड करता है? क्वांटिटी पर। तो फिर ठीक है, हम यहाँ पर एक वर्किंग नोट तैयार करते हैं। तो बाइफिरकेशन ऑफ रेलवे फ्रेट कर देते हैं। तो रेलवे फ्रेट इन द रेशो ऑफ क्वांटिटीज। तो अब ये ए एंड बी में डिवाइड कर देते हैं। 3840 का खर्चा है, रेशो क्या बनेगी? 10,000 इज टू 8,000। ठीक है, तो बाइफरकेट कैसे करते होते हैं? 3840 टोटल है, इन दोनों का टोटल लगा दो 18,000 मल्टीप्लाई बाय अपना अपना। तो ए का हिस्सा कितना हो गया? 10,000 से मल्टीप्लाई होगा। बी का हिस्सा 3840 डिवाइडेड बाय 18,000 इंटू 8,000 से होगा। ठीक है जी। तो व्हेन यू विल सॉल्व देम अप तो यू विल गेट इट एज 2133 एंड हियर यू विल गेट 1707। ठीक हो गया। तो दिस इज द कॉस्ट। अब इसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ में कहीं आपको कोई खर्चा नहीं दिया हुआ, खर्चों की लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी। तो 1,10,000 प्लस 2133 सिंपल हो गया, तो 1,12,133। अब इसको करके देख लेते हैं। 10,400 104,000 प्लस 104,000 प्लस 1707, तो इट इज गिविंग यू 116107। ठीक हो गया। अब मुझे निकालना ये थोड़ी था, मुझे तो निकालना था रेट पर केजी। तो अब मुझे इसको क्वांटिटी से डिवाइड करके पर केजी निकालना है। अब क्या मैं इसको 10,000 एंड 8,000 से डिवाइड कर दूं? नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि नीचे मुझे लॉस का पॉइंट गिवन है। लॉस कौन सा है? नॉर्मल, तो इसको तो अकाउंट फॉर करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम एक वर्किंग नोट फिर से तैयार करेंगे, और वो क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव क्वांटिटी। ठीक है, जो लॉसेस के बाद बचती है, जिसको हम बेचते हैं, सही वाली, अब नॉर्मल तो छोड़ ही दो ना। इफेक्टिव क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स। तो यहाँ पर आ गया मेरा ए, यहाँ पर आ गया बी। तो अब यहाँ पर लिखते हैं परचेज्ड क्वांटिटी कितनी कितनी थी। परचेज्ड क्वांटिटी इसकी थी 10,000 केजीज, इसके थे 8,000 केजीज। अब सबसे पहले नीचे पैराग्राफ में उसने बोला था 500 केजी ने 320 इन बी नोटिस ड्यू टू नॉर्मल ब्रेकेजेस। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल वर्ड देखते ही इसको बाहर निकाल दूंगी। नॉर्मल ब्रेकेज हुई 500 एंड 320। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसको माइनस करने के बाद मेरे पास बचेगा 9,500 एंड 8,000 माइनस 320, 7,680। राइट। अब इसके बाद उसने आपको बोला कि 2% फॉर फर्दर डिटीरियोरेशन। अब 2% भी माइनस होगा, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है कि अभी नॉर्मल लॉस पूरा नहीं हुआ, अभी और होना बाकी है। अब मुद्दे की बात, क्या ये 2% मैं 10,000 का करूं या 9,500 का करूं?
बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। हमें 9500 का करना है। क्यों? क्योंकि वर्ड साफ लिखा हुआ है फॉर फर्दर डिटीरियोरेशन। 500 तो मुझे पता है खराब हो ही चुका है, अब जो बचा है उसमें से भी अभी 2% खराब होना बाकी है। तो हम यहाँ पर 9500 का 2%, 9500 का 2% करेंगे, दैट इज 190 यहाँ पर लेस होगा, एंड 7680 का 2%, 153.6 यहाँ पर लेस होगा। ठीक हो गया? तो दिस इज अल्टीमेटली योर इफेक्टिव क्वांटिटी जिसे हमने कॉस्ट को डिवाइड करना है। तो इट विल बी 7680 से माइनस करके पहले इसको सॉल्व, एक सेकेंड, 190 गया तो इट इज 9310। उधर से आपके पास बचेगा ये 7526.4। डन। चलिए अब हम रेट पर केजी इजीली निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इफेक्टिव क्वांटिटी, वर्किंग नोट नंबर साथ में मेंशन करना है कि यहाँ पर हमने वर्किंग नोट नंबर 2 में ये काम किया था। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया था, 9310 से डिवाइड होगा, ये होगा 7526.4 से। तो रेट पर केजी, अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो here you will be getting 112133 divided by 9310, it is 12.04 एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा अराउंड अबाउट 15.43। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है, सिंपल सा था, है ना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ। इलस्ट्रेशन 2 ये भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। चलो अब कहता है एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट नंबर A32 be entered in the store's ledger if the following invoice was received from a supplier। अब सप्लायर ने आपको एक बिल भेजा है जिसमें उसने मेंशन किया है कि आपने 200 यूनिट किसी पार्ट नंबर ए के खरीदे हैं 5 रुपए के हिसाब से, तो 1000 आपका बेसिक बिल बना। फिर उसने अब 20% डिस्काउंट आपको दिया है 200 रुपए का, 800 आपको नेट लगाया रेट, IGST 12% लगाई है। फिर उसने पैकिंग चार्जेस आपको ऐड कर दिए 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस के। ठीक है, जिस चीज में वो सामान पैक होकर आया वो आपके किसी काम के नहीं है, मतलब वो वापस होने वाले नहीं है। अब आप सोचोगे मैम ये कैसा पॉइंट है? देखो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें जो, जैसे अब सीधी सी बात है, कांच की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जब सामान आता है तो उसमें आता है, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम रीफिल करवाते हो तो वो आपका जो क्रेट होता है वो उसको वापस ले जाते हैं, है ना। तो वो होते हैं रिटर्नेबल बॉक्सेस, तो उनकी कॉस्ट में उनकी एडजस्टमेंट ऑलरेडी की होती है। ठीक है, तो अब ये कहता है लेकिन ये जो सामान इनकी पैकिंग है ये नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस में हुई है, इसलिए 50 रुपए आपको उसने चार्ज कर दिए। नीचे उसने लिखा हुआ है अ 2% कैश डिस्काउंट विल बी गिवन if payment is made in 30 days। नया पॉइंट है। एंड सेकेंड पॉइंट में ही सेइंग डॉक्यूमेंट सब्सटेंशिएटिंग पेमेंट ऑफ IGST आर एनक्लोज्ड फॉर क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट। लो जी फिर से आ गया। अब ये IGST क्या मतलब है, ये GST के वर्जन्स होते हैं, एक CGST होता है, SGST होता है, IGST होता है। ठीक है, तो IGST मतलब ये GST ही आपके लिए, ये होता क्या है ये डिटेल में आप जल्दी टेक्स्ट में पढ़ लोगे। तो अब ये कहता है जो IGST है इसके डॉक्यूमेंट साथ में लगे हैं फॉर क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट। अगर क्लेम करना है मतलब आपको क्लेम इसका मिल जाना है तो हम कॉस्ट में इसको नहीं लेंगे। फिर से उल्टा हो गया। तो अब मतलब चाहे इसने आपके बिल में IGST लगाया है 96 रुपीज, हमें यहाँ पर क्लियर हो गया कि हमारे परचेज कॉस्ट का ये पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए एक पॉइंट हमें समझ में आ गया। अब हम कंप्यूटेशन करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ रेट पर यूनिट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर केजीज नहीं है।
ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको उसने दिया कि 1,000 का सामान है एंड 20% डिस्काउंट है। अब जब सप्लायर आपको डिस्काउंट ये वाला देता है जो बिल में लगा हुआ है, तो ये कौन सा डिस्काउंट है? तो डिस्काउंट दो तरह के होते थे। एक होता था ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, एक होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता था मैम? जब हम ना सेल्स को प्रमोट करने के लिए ये देते थे, मतलब आप जो कस्टमर है उसको आप ऑफर करते हो कि चलो आप इतनी क्वांटिटी मेरे से ले लो, मैं आपको रेट कम लगा दूंगा, ठीक है। दैट इज ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड को बढ़ाने के लिए दिया हुआ डिस्काउंट। एंड कैश डिस्काउंट क्या होता था मैम? कैश डिस्काउंट वो होता था कि जब हम चीज को क्रेडिट पे सेल करते हैं एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कस्टमर हमें उसके पैसे जल्दी दे दे, तो हम उसको मोटिवेट करते हैं कि तू मेरे से इतना डिस्काउंट ले ले, मतलब 100 के बदले तू मुझे 90-80 पे कर दे, लेकिन कर जल्दी दे, ठीक है। तो वो 2 रुपए क्या होता है? कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब ध्यान से इनके बारे में सोचना। ट्रेड डिस्काउंट का मकसद क्या है? सेल्स को प्रमोट करना, ठीक है। तो सेल को प्रमोट करने के लिए तो हम एडवर्टाइजमेंट्स भी करते हैं, है ना, वो भी तो खर्चा है। तो इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट के साथ हमारे कॉस्ट अकाउंटेंसी का रिश्ता है, ठीक है। कैश डिस्काउंट के बारे में अगर बात की जाए तो कैश डिस्काउंट मैम हम कस्टमर को तब देते हैं जब हमारी सेल तो हो चुकी होती है, पैसे आने बाकी होते हैं, है ना। तो अब सोचकर देखो, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट एम आई कंसर्न्ड विद द कैश रिकवरी फ्रॉम द कस्टमर? नो। मेरा काम क्या था? मेरा काम था चीज को बनाने की कॉस्ट, बेचने तक की कॉस्ट का आइडिया लगाना। अब कस्टमर से पैसे ज्यादा जल्दी लेने के लिए मैं उसको कोई डिस्काउंट ऑफर कर रही हूँ, तो इससे ना तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कोई लेना देना है, ना ही मेरी कॉस्ट ऑफ सेल को कोई लेना देना है। ये तो आफ्टर सेल का पार्ट है, टू कलेक्ट कैश इन ए प्रॉम्प्ट मैनर, ठीक है ना। तो ये फाइनेंशियल की दुनिया हो गई ना। ये फाइनेंस मैनेजर का काम है ये देखना कि उससे पैसे, फाइनेंस है ना, पैसे जल्दी मंगवाने हैं तो हम उसको डिस्काउंट दे दें, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट इज नेवर डेल्ट इन कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो अब बेस्ट क्या रहेगा? अब आप अपनी कॉपी के वो स्टार्टिंग वाले पेजेस खोलो जहां पर मैंने आपको एक टॉपिक नहीं लिखवाया था, आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट। तो उसमें अब आप वहां पर जाकर कैश डिस्काउंट गिवन को नोट कर लो, बिकॉज कैश डिस्काउंट इज गिवन, ये पूरा लिख लो, टू कलेक्ट कैश इन अ प्रॉम्प्ट मैनर, एंड दिस इज द एरिया ऑफ फाइनेंस मैनेजर टू डील विद, नॉट आर्स। ठीक हो गया? तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसको आप नोट जरूर कर लेना, ठीक है। चाहे वीडियो को पॉज कर दो, पहले लिख लो, फिर आगे बढ़ाना। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हैंडल करते हैं। अब ये क्या था? हमने कहीं से सामान खरीदा एंड हमें उसने डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट 200 रुपए का, हमें पड़ा सामान 800 का, ठीक है ना। अगला हमें डिस्काउंट दे रहा है, मुझे तो 800 रुपये कॉस्ट पड़ रही है ना। इसका मतलब मेरी नेट परचेज कॉस्ट कितनी हो गई? 800। ओके जी, आफ्टर डिस्काउंट मुझे जो प्राइस पड़ा मैंने अपनी बुक्स में उसको डाल दिया। अब आईजीएसटी क्या मुझे ऐड करना है? नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसका क्रेडिट मिल जाना है। अगर क्रेडिट मिल जाना है तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। इसके बाद आया पैकिंग चार्जेस 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस। तो ये आ जाएगा क्योंकि जिस चीज़ में ये पैक होकर आया है अब वो किसी काम की नहीं है, एंड ये एक बिल्कुल नॉर्मल सा फीचर है। पैकिंग हम जो होती है वो वेस्ट ही जाती है हमारी, ठीक है। तो ये हमारी पैकिंग कॉस्ट 50 रुपीज़ ऐड हो गई। अच्छा, अब ये तो था नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस का पॉइंट। अब साथ में आप ना एक ऐसे करो, नोट बना लो पैकिंग चार्जेस का। अगर दो तरह की होती है, एक होती है नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस, क्योंकि लिमिटेड से क्वेश्चंस में हमें अगर एक एस्पेक्ट वो दे रहा है तो दूसरा हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको नोट कर लें। अगर तो नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस हैं तो ये क्या होगा? सीधा बिकम पार्ट ऑफ परचेज कॉस्ट।
परचेज कॉस्ट, सीधा सीधा। अगर वो हो रिटर्नेबल बॉक्सेस, ठीक है। रिटर्नेबल बॉक्सेस क्या है, मान लीजिए मुझे बिल में लगकर आए पैकिंग चार्जेस 100 रुपए, एंड अगर मैं नेक्स्ट परचेज पर उनको वो खाली डब्बे वापस कर दूं 100 पे मेरे से ही एडजस्टमेंट हो जाए, तो मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे ना, ठीक है। एंड अगर ये रिटर्नेबल बॉक्सेस, मैं आपको इसका बाइफर्केशन बना देती हूँ ऐसे करके, ठीक है। रिटर्नेबल यहाँ पर लिख लो एट फुल वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल पेड ₹100 एंड रिकवर्ड ₹100। एक बार ये पे किए, जब बॉक्सेस आपने सामान अनलोड कर लिया, बॉक्सेस खाली हो गए, एंड आपको इसका फिर से आपने सप्लायर को वापस भेजा, उसने आपको 100 रुपये आपका रिटर्न कर दिया, तो क्या हो जाएगा, नो, ऐसे यहाँ लिख लो डोंट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट खर्चा तो आपको पड़ा ही नहीं, ठीक है ना। जब आपने उसको पहले एक बार ही वो आपको चार्ज करके भेजता, क्योंकि उसको भरोसा नहीं है कि आप वापस करोगे या नहीं, उसने आपको चार्ज कर दिया, आपने पे कर दिए, बॉक्सेस खाली होने के बाद आपने उसको खाली डब्बे वापस भिजवा दिए, उसने आपका 100 रुपया वापस भिजवा दिया, आपका था कोई खर्चा पड़ा ही नहीं, तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। अब है एट पार्शियल वैल्यू, अगर आपको थोड़ी कम वैल्यू मिलती है, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यू पेड ₹100, ठीक है, एंड जो आपको रिकवर्ड वो हुए 70, क्योंकि अनलोडिंग लोडिंग में चीज़ें टूटती हैं, है ना, खराब होती हैं, तो सप्लायर ने आपको 70 रुपये वापस देने हैं। तो अब क्या होगा कि हाउ मच मनी विल बिकम पार्ट ऑफ योर कॉस्ट, आपको खर्चा कितना पड़ा नेट, 30 रुपीज, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखो ₹30 विल बिकम माई कॉस्ट, पार्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। पर इसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, हम एक बारी 100 लिखते हैं, फिर -70 करते हैं। तो प्रेजेंटेशन कैसे होती है इसकी वो नोट करो, एड 100 माइनस, फिर हम इसको लिखते हैं रिकवरीज 70, तो नेट 30 आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन की स्टोरी को फिर से बढ़ाते हैं, यहाँ पर सीधा था नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस 50 रुपए के हमने डाल दिए, ऊपर वाला डाटा खत्म, नीचे आते हैं 2% कैश डिस्काउंट विल बी गिवन इफ पेमेंट इज मेड इन 30 डेज। अब ये आपको सप्लायर ने बोला है कि अगर आप मुझे 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 2% कम चार्ज करूंगा आपके पैसों में से। तो अब अगर हमें, पहली बात तो ये है कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, हम कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, फाइनेंस मैनेजर 30 दिन के अंदर पेमेंट करे तो हमें ये डिस्काउंट मिले, हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है, वो करे चाहे ना करे। तो आपको सीधा नीचे एक नोट लिखना है, चाहे आप अपनी बुक में देख लो वर्डिंग क्या यूज कर रहा है, वो कहता है कैश डिस्काउंट इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। ये आपको मिलने की बात है, ठीक है। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल का पार्ट नहीं बनेगा, इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। तो आप कैश डिस्काउंट इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस, इस वर्डिंग से भी बेटर वर्डिंग क्या है, आप ये लिखो कि इसका मोटिव क्या होता है, टू फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ कैश, हम कर रहे हैं कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम कैश डिस्काउंट देने लेने की बात नहीं कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट हम डील ही नहीं करते हैं, ठीक है, बीइंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स। तो आपको सीधा लिखना है कि दिस इज अ मैटर ऑफ फाइनेंस मैनेजर, ओके। इन्होंने पुरानी बुक्स के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस वर्ड यूज कर दिया, लेकिन मैंने आपको जब भी कॉस्ट शीट में जैसे दिखाया था, दे आर इंक्लूडिंग दिस एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। देखो दो एस्पेक्ट है, एक होता है कैश डिस्काउंट देना, एक है लेना, हमने दोनों को ही नहीं डील करना, हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है कैश डिस्काउंट के साथ। क्लियर है, इस बात को क्रिस्टल क्लियर रखना अपने माइंड में। तो ये हमारा पार्ट इग्नोर हो गया। इसके बाद आ गया डॉक्यूमेंट सब्सटेंशिएटिंग पेमेंट ऑफ IGST, ये भी हमने डील कर लिया। इट मीन्स हमें नेट ओवरऑल टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है,
850 एंड नाउ 850 क्वांटिटी कितनी है हमारी अल्टीमेटली 200 यूनिट्स, तो हमें रेट पर यूनिट कितना चार्ज हो जाएगा, तो इट विल बी 850 डिवाइडेड बाय 200 424.25। ठीक है जी, तो दिस इज द होल आइडिया ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, तो हमारी इलस्ट्रेशन 1 2 कंप्लीट हो गई है। इसके साथ के क्वेश्चन बैक में आपको नहीं मिलेंगे। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की टेंशन बिल्कुल ना लेना। लेट मी फर्स्टली फिनिश द होल कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। एक बार इसको पूरा खत्म करने के बाद हम कोई आरटीपी, कोई एमटीपी, कोई पास्ट ईयर पेपर नहीं छोड़ने वाले हैं। हम इसकी बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम जस्ट एक आइडिया ले रहे हैं यहाँ से कि हमारे सिलेबस में है क्या क्या। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको जाते जाते और करवाना चाहती हूँ ताकि हमारा ये भी काम साथ में खत्म हो जाए, जो कि बिल्कुल बच्चों वाला है एंड जिसका नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज। एंड यू कैन कम टू पेज नंबर 2.38 फॉर दिस। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज, ये शायद आपने बचपन में पढ़ी हुई है ना। इसका क्या फॉर्मूला आता था मैम? इसका फॉर्मूला होता था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, शायद याद आया शायद नहीं आया, पता नहीं, है ना, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये तो हमें याद है मैम कि जो भी टर्नओवर की फॉर्मूला होता था ना, जैसे डेटर्स टर्नओवर होता था तो नीचे एवरेज डेटर्स आ जाता था, क्रेडिटर्स टर्नओवर होता था तो नीचे एवरेज क्रेडिटर्स आ जाता था। तो यहाँ पर ये तो याद था एवरेज इन्वेंट्री आना है, लेकिन ये नहीं पता था कि ऊपर क्या आना है। तो चलो सुनो फिर कैसे याद रखते हैं। देखो, सबसे पहली बात, हमें वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो इस इन्वेंट्री का मतलब क्या है? अब इन्वेंट्री 3 तरह की होती है, माइंडेड, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश्ड गुड्स। तो जो आपने बचपन में पढ़ा था ना, वो पता क्या था? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो उसमें आप पढ़ते थे COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। आपने ये सीखा था, मेरे से पूछो। वो होती थी आपकी स्टॉक टर्नओवर रेशियो, क्योंकि तब आप इतने छोटे थे कि आपको बेसिकली इन चीज़ों के बारे में इतनी डिफ्रेंसिएशन भी होती है पता नहीं था। ठीक है, तो आपके लिए स्टॉक का वहाँ मतलब सिर्फ फिनिश्ड गुड्स ही होता था। यहाँ पर इन्वेंट्री और स्टॉक हम इंटरचेंजेबल इनको यूज़ तो कर देते हैं। तो हम यहाँ पर इन्वेंट्री को मैं रॉ मटेरियल क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि इन्वेंट्री चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर किसको डील करता है? ये तो सिर्फ रॉ मटेरियल को डील करता है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ हम रॉ मटेरियल की दुनिया की बात करते हैं। वी डोंट टॉक अबाउट दिस। ये तो बहुत बाद में आता है ना। अभी तो हम बस फेज 6 स्टेप में बैठे हैं कॉस्ट शीट के। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? आपने रॉ मटेरियल पूरे साल में कंज्यूम कितना किया डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। नाउ व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आपको ये बताता है कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो कितनी बार अपनी साइकिल को घुमाती है। ठीक है ना, कितनी टाइम्स ये घुमाती है। मतलब आपका रॉ मटेरियल आता है एंड ये रॉ मटेरियल अपनी फॉर्म चेंज करता है। ठीक है ना, ये फिनिश गुड्स तक पहुंचता है। तो ये कितनी बार ये साइकिल घूमता है। ओके, तो आप ऐसे करो, आप आओ पेज नंबर 2.38 पे इसका थ्योरेटिकल टॉपिक स्टार्ट होता है। इलस्ट्रेशन 10 पर चलते हैं पहले। तो ये कहते हैं द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, क्लोजिंग स्टॉक है। आपसे वो पूछ रहे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल दो। कोई कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड आउट कर लेते होते हैं। ठीक है, पूरे साल में हमने कंज्यूम कितना किया, पहले आप पूरा फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है ना, आप ये मेरे डायरेक्टली जैसे मैं कर रही हूँ वैसे नहीं करोगे, नंबर कट जाएंगे पेपर में। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक विल गिव यू रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो ये आपका निकल के आएगा 90,000, 2,70,000 माइनस 1,10,000। इट इज़ 2,50,000 की पूरे साल में आपने इन्वेंट्री कंज्यूम की। ऑन एन एवरेज
आपकी एवरेज इन्वेंट्री कितनी रहती है, दैट इज, ये भी आप फॉर्मूला लिखोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, दिस इज गोइंग टू बी 1 लाख। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एंड ये आप जब डालोगे तो आपको आंसर देगी टाइम्स में, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, इट इज 2.5। इसको हम टाइम्स में लिखते हैं टर्नओवर रेशियो को। ठीक है, तो 2.5 टाइम्स ये हमारा साइकिल घूमता है। इसके बाद उसने सेकंड पॉइंट में पूछा है द नंबर ऑफ डेज फॉर विच इन्वेंट्री इज हेल्ड। अब अगर 2.5 बरी पूरे साल में ये साइकिल सिर्फ घूमता है तो सोचो इसका मतलब इन्वेंट्री होल्ड कितने टाइम करनी पड़ती है। टर्नओवर रेशियो जितनी ज़्यादा हाई होती है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि ब्लॉकेज पीरियड कम हो जाता है। तो आप सोचो रॉ मटेरियल को 2.5 मतलब फिनिश गुड्स में पहुंचने तक में, इट मीन्स वो होल्डिंग पीरियड होता है हमारा, वो फिनिश गुड्स की फॉर्म तक नहीं पहुंच पाता। तो वही बात आ गई, अब मेरे को टाइम बताना है, तो जब भी टाइम बताना है तो टाइम ऊपर होगा, तो लेट इट बी डेज में हम कर देते हैं इसको। तो 365 डेज इन अ ईयर होते हैं, तो पूरे पीरियड में हम इस सर्कल्स को डिवाइड कर देते हैं जैसे हमने वो सीखा था आज ईओक्यू के कॉन्सेप्ट में। तो 365 डिवाइडेड बाय 2.5, इट मीन्स 146 डेज हमारी इन्वेंट्री पड़ी रहती है, 146 डेज, क्योंकि इसकी रोटेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, पूरे साल में सिर्फ 2.5 चक्कर काटता है मटेरियल। ठीक है, तो 146 डेज हमारा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है, विच इज क्वाइट ह्यूज। ठीक है, जितना छोटा हो उतना अच्छा होता है। क्लियर हो गया? तो ये हमने अब फॉर्मूला फटाफट से बना दिया, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे 365 डेज डिवाइडेड बाय ITR। ठीक है, तो जब भी आप बस एक चीज याद रखना, आपको डेज पूछे, फ्रीक्वेंसी पूछे, तो इट मीन्स आपका आंसर डेज में आना है, तो डेज हमेशा न्यूमरेटर में रहेंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो इसके साथ आपके पास है इलस्ट्रेशन नंबर 11, विच आई वुड लाइक यू टू कंप्लीट इट एज योर होमवर्क। ठीक है, सिंपल 2 मटेरियल हैं, A B सब कुछ दिया हुआ है, एंड आपसे वो पूछ चाहता है कमेंट्स। तो अगर आप सोल्यूशन देखो तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि उसका मटेरियल A का 7 टाइम्स है, B का 2.5 टाइम्स है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया जितना फास्ट साइकिल घूमे उतना अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उतना होल्डिंग पीरियड कम हो जाता है, उतनी ब्लॉकेज कम होती है। तो A की ब्लॉकेज पीरियड सिर्फ 52 डेज है, उसका 146 डेज है, तो डेफिनेटली मटेरियल A इज मूविंग फास्टर देन मटेरियल B। ओके जी, तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। एंड आज हमने 2 कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, परचेज कॉस्ट एज वेल एज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कल हम और आगे चलेंगे, कल हम लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज सब कुछ वो सीखेंगे, एंड देन वी विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर फ्रॉम स्टडी, एंड देन वी विल शिफ्ट ऑन टू द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, राइट? तो चलिए, मस्ट कंप्लीट योर वर्क, डू इन्फॉर्म मी आफ्टर कंप्लीटिंग, एंड मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय।